21 साल की पत्नी का राज, शादी के बाद ससुराल में हुआ ऐसा काम कि सुनकर रूह कांप जाएगी। ये कहानी नीतू नाम की एक 21 साल की नई नवेली दुल्हन की है, जिसकी शादी बड़े शौक और सपनों के साथ हुई। वह अपने पति और ससुराल को लेकर खुश थी, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इस घर में कुछ रहस्य छुपा है। रातों की अजीब आवाजें, बंद कमरों से आती कराहें। मेरा नाम नीतू है। मेरी उम्र 21 साल है। बचपन से ही मैं अपने सपनों की दुनिया में रहती थी। जब मोहल्ले में किसी की शादी होती थी तो मैं घंटों दुल्हन को निहारती रहती। उसके गहनों की चमक, चेहरे की लाली और आंखों का संकोच मुझे मोह लेता था। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी इतनी ही खुशनसीब और खुश दिखूंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मुझे एक ऐसा जीवनसाथी मिले जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे और एक ऐसा घर मिले जहां मुझे बेटी की तरह अपनाया जाए। जब मेरी शादी की बात तय हुई तब मैं बहुत घबराई हुई थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना, गहनों और कपड़ों की खरीदारी, गीत संगीत का माहौल, सब कुछ किसी सपने जैसा था। मेरे पापा की आंखों में खुशी थी, लेकिन हल्की सी बेचैनी भी। मम्मी बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरती और कहती, नीतू, तू बहुत खुश रहेगी। तेरा होने वाला पति बहुत अच्छा लड़का है और ससुराल वाले भी बहुत शरीफ लोग हैं। मैं उनकी बातों पर भरोसा करती और अपने दिल में एक नया संसार बसाने की चाहत पालती। मेरी शादी राजीव से हुई। राजीव उम्र में मुझसे 6 साल बड़े थे। पहले पहल जब मैंने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गहराई नजर आई। वे कम बोलने वाले इंसान लगे, लेकिन उनकी निगाहों में एक अपनापन छिपा था जिसने मुझे सुकून दिया। शादी की पहली रात जब वे मेरे कमरे में आए तो मैं शर्म और संकोच से लाल हो गई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, नीतू। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा और मैंने मन ही मन सोचा, शायद मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। लेकिन शादी के बाद का मेरा पहला हफ्ता कुछ अजीब सा बीता। ससुराल का घर बहुत बड़ा और पुराना था। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, ऊंची ऊंची खिड़कियां और अंधेरी गलियां इसे एक हवेली जैसा बनाते थे। दिन के समय तो घर में चहल पहल रहती, मगर रात होते ही इस घर पर अजीब सी खामोशी छा जाती। हवा खिड़कियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज करती और लकड़ी के दरवाजे चरमराकर खुलते बंद होते। पहले तो मैंने सोचा कि यह सब पुराने घर की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये खामोशी मुझे डराने लगी। सास बहुत कम बोलती थीं। वे हमेशा काली चुन्नी ओढ़े चुपचाप काम में लगी रहतीं। कई बार मुझे लगता कि उनकी आंखें मुझ पर टिकी हैं, जैसे वे मुझे टटोल रही हों। ससुर ज्यादातर समय बाहर ही रहते, लेकिन जब भी घर में होते तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। राजीव मुझे प्यार से समझाते कि ये सब उनकी आदतें हैं, तुम परेशान मत हुआ करो। पर मेरे दिल में एक डर बैठने लगा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। राजीव ऑफिस के काम से बाहर गए थे। मैं लेटी तो अचानक आंगन से किसी के रोने की आवाज आई। पहले मुझे लगा शायद पड़ोस से आ रही होगी, लेकिन जब आवाज और करीब आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो आंगन बिल्कुल सुनसान था, मगर मुझे साफ साफ एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डरकर बिस्तर पर दुबक गई और आंखें बंद कर लीं। सुबह जब मैंने यह बात राजीव को बताई तो वे हंसकर बोले, तुम्हें वहम हुआ होगा। पुराने घरों में ऐसे ही अजीब आवाजें आती रहती हैं। मैंने उनकी बात मान ली, मगर दिल का डर जस का तस रहा। धीरे धीरे मैं घर की दिनचर्या में ढलने लगी, लेकिन रातों का सन्नाटा अब भी मुझे सोने नहीं देता। कई बार आधी रात को मुझे लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, पर जब दरवाज़ा खोलती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन मैंने सास को धीरे धीरे एक कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए देखा। वह कमरा घर के पिछवाड़े था और हमेशा ताला लगा रहता था। जब मैंने उनसे पूछा, मां जी, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है, तो उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, ये तुम्हारे जानने की चीज नहीं है, बहू। उस कमरे के पास मत जाना। उनकी आवाज में अजीब सी कठोरता थी, जिससे मैं चुप हो गई। लेकिन इंसान जितना किसी चीज को जानने से रोका जाता है, उतना ही जानने की चाह बढ़ती है। अब उस बंद कमरे का रहस्य मुझे बेचैन करने लगा। हर रात मुझे लगता कि उस कमरे से कुछ फुसफुसाहटें आती हैं। कई बार ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई चल रहा हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके राजीव से उस कमरे के बारे में पूछा। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नीतू, उस कमरे के बारे में सवाल मत करो। कुछ बातें जानना ठीक नहीं होता। उनके इस जवाब ने मेरे मन की बेचैनी और बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद घर में एक अजीब घटना हुई। रात के करीब 2 बजे मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास गई।
इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और सीधे उसी बंद कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया तो अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। मैं चीख पड़ती, उससे पहले ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पलटी तो देखा कि मेरी सास खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गुस्से और डर का अजीब सा मिश्रण था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है उस कमरे के पास मत जाया करो। उस रात मैं पूरी तरह सहम गई। मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? क्यों मेरी सास और पति मुझे उससे दूर रखना चाहते थे? और वो औरत की आवाज कौन थी? अगली सुबह जब मैंने सास को मंदिर जाते देखा तो मैंने चुपके से उस कमरे की चाबी ढूंढने की कोशिश की। अलमारी में मुझे कई पुराने ताले और चाबियां मिलीं। उनमें से एक चाबी बहुत पुरानी और जंग लगी थी। मेरे दिल ने कहा कि यह उसी कमरे की चाबी है, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच मैं उलझ गई। उस दिन शाम को राजीव घर देर से लौटे। मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। खिड़की से आती ठंडी हवा ने मेरा दिल और दहला दिया। तभी मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। मैं कांपती हुई उठी और हाथ में टॉर्च लेकर उस बंद कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, मेरा हाथ अपने आप अलमारी से मिली चाबी की ओर चला गया। मैं उसे ताले में लगाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा, नीतू। मैं डर कर पीछे पलटी। राजीव खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी की लकीरें थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रही थी तुम यहाँ? मैंने कितनी बार कहा है उस कमरे के पास मत जाया करो। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उस कमरे से आवाज आती है, राजीव। वहां कोई है, कोई औरत। राजीव कुछ पल मेरी आंखों में देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, नीतू, जो तुम सुनती हो वह असलियत नहीं है। ये घर पुराना है। यहाँ की हर आवाज तुम्हें धोखा देती है। लेकिन उनके लहजे में छिपा डर मुझे साफ महसूस हुआ। वे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके चेहरे से लग रहा था कि वे भी किसी सच्चाई को छुपा रहे हैं। उस रात मैं सो नहीं सकी। मुझे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, मुझे बाहर निकालो। उस रात के बाद मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों बराबर हावी हो गए। राजीव ने मुझे जितना समझाया, उतना ही मेरे दिल में शक बढ़ता गया। अगर सब सचमुच वहम ही था, तो फिर उनकी आंखों में वह छुपा हुआ डर क्यों था? उनकी हर बात से लगता था कि जैसे वे मुझे किसी बड़ी सच्चाई से दूर रखना चाहते हैं। अगली सुबह जब मैं आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तो मेरी सास अचानक मेरे पीछे खड़ी हो गईं। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्दों में तल्खी थी, बहू, इस घर की बातें घर तक ही रहनी चाहिए। बेवजह टोह मत लगाया करो। कुछ दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिए। मैं उनकी आंखों में झांकने लगी, लेकिन वहां एक गहरी बेचैनी और डर छिपा हुआ था। उन्होंने बात खत्म करते ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं समझ गई थी कि ये घर सिर्फ साधारण घर नहीं है। इसमें कोई ऐसा राज है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं। मगर कितना भी छुपा लें, अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। उस रात राजीव सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। चुपचाप बिस्तर से उठी और टॉर्च लेकर फिर उसी कमरे की ओर बढ़ गई। मेरे कदम भारी हो रहे थे, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताले में डाली। चाबी जैसे ही घुमाई, ताले ने धीमी सी चरमराहट की आवाज की ओर खुल गया। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का एक झोंका मुझसे टकराया और मेरी टॉर्च की लौ कांप गई। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन कमरे में घुटन भरी बदबू फैली हुई थी। मेरी नाक से एक सड़ी हुई गंध टकराए और मैं सहम गई। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ी, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से निशान बनाए हों। मैंने आगे कदम बढ़ाया तो कमरे के कोने में मुझे लोहे की पुरानी चारपाई दिखाई दी। चारपाई पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर औरतों के गहनों के टूटे टुकड़े बिखरे हुए थे, एक पायल, आधी टूटी चूड़ी और एक काला दुपट्टा। जैसे ही मैंने टॉर्च उस दुपट्टे पर डाली, अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं डरकर चीख पड़ी और दरवाजा खोलने भागी, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद हो चुका था। तभी उसी कमरे में एक हल्की सी सिसकी गूंजी। मेरा खून जम गया। मैंने टॉर्च घुमाई तो कमरे के दूसरे कोने में किसी औरत की परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे, लेकिन चूड़ियों की खनक और पैरों की पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं कांपते हुए जमीन पर बैठ गई और घबराकर आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीमे स्वर में कहा, नीतू, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ।
मैं डर से बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और तेज रोशनी अंदर आई। राजीव और मेरी सास वहां खड़े थे। राजीव ने मुझे बाहों में पकड़ लिया और बाहर खींच लाए। सास का चेहरा गुस्से और डर से लाल था। उन्होंने राजीव पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था इसे यहाँ मत आने देना। अब सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। राजीव मुझे कमरे से बाहर ले गए और मेरे माथे पर पानी के छींटे डाले। मैं कांपते हुए बोली, राजीव। वहां अंदर एक औरत थी। वह मुझसे मदद मांग रही थी। राजीव ने मेरी आंखों में देखा, उनकी आवाज टूट रही थी, नीतू, तुम जिस चीज को देख रही हो वह इंसान नहीं है। वह उस औरत की आत्मा है जो इस घर से कभी निकल नहीं पाई। मैं सन्न रह गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मेरी सास ने गुस्से में कहा, बहू को सब सच बताना ही पड़ेगा अब, वरना ये घर निगल जाएगा हमें। उस रात पहली बार मेरे सामने इस घर का राज खोला गया। राजीव ने बताया कि कई साल पहले इस घर में उनके बड़े भाई की शादी हुई थी। उनकी भाभी, यानी इस घर की पहली बहू, बहुत ही मासूम और सुंदर थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद अचानक उनकी मौत हो गई। सबको बताया गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। उसके बाद से ही उस कमरे से आवाजें आने लगीं। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ क्यों है? उसने आत्महत्या क्यों की? राजीव चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तभी सास ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यह घर उसके लिए मौत का पिंजरा था। उसने जो देखा, जो सहा, वह आज तक किसी को नहीं बताया गया। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गई कि इस घर में सिर्फ अतीत की परछाइयां ही नहीं, बल्कि कोई खौफनाक सच्चाई भी छुपी है। अगले ही दिन मैंने देखा कि मेरी सास मंदिर में घंटों बैठकर पूजा करती रहीं। वे बार बार वही मंत्र दोहरा रही थीं, मानो किसी बुराई को दूर करने की कोशिश कर रही हों। राजीव भी पूरे दिन चुपचाप बैठे रहे। घर का माहौल और भी भारी हो गया। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटी तो अचानक फिर वही आवाज आई। इस बार वह और साफ थी, नीतू, मेरी मौत बेकार मत जाने देना, सच सबको बताना। मैं उठकर बैठ गई। मेरा डर अब गुस्से में बदल रहा था। मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस घर का राज जरूर जानूंगी। उस रात जब मैंने कमरे का ताला खोला और अंदर देखा, मैं जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। डर और जिज्ञासा ने मेरे पूरे अस्तित्व को घेर लिया था। उस कमरे में मैं पहली बार उस मासूम औरत की आत्मा को महसूस कर रही थी, जिसकी सिसकियां मेरी नींद हराम कर रही थीं। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान इतने अकेले और डर के साथ कैसे जी सकता है। राजीव और सास ने जब मुझे बाहर निकाला और सच बताया, तो मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे एक फिल्म की तरह पुराना समय घूमने लगा। ये फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने घटित हुआ और मुझे लगा कि मैं खुद उस दर्द में जी रही हूँ। करीब 20 साल पहले की बात है। उस घर में एक लड़की आई, सुंदर, मासूम और भोली। उसका नाम था प्रिया। प्रिया उसी उम्र की थी जितनी मैं अब थी। उसकी शादी राजीव के बड़े भाई से हुई। पहले हफ्ते में सब कुछ सामान्य लगा। घर के लोग उसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब है। सास हमेशा कठोर रहती, पर उस समय प्रिया को लगा कि वह सख्ती सिर्फ परंपरा का हिस्सा है। परंतु रात के समय घर की खामोशी में उसे अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुलती, कभी दरवाजे के ताले चरमराते। प्रिया पहले तो इसे साधारण चीज समझती, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे एहसास हुआ कि घर में कुछ छुपा हुआ है। एक रात प्रिया अपने कमरे में लेटी थी। तभी उसे लगने लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे के कोने में एक औरत की परछाई हिल रही है। प्रिया डर गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे हिम्मत दी। वह धीरे धीरे कमरे के पास गई। तब वह देखी कि वही कोने में एक पुराना तिजोरी जैसा दरवाजा था, जो हमेशा बंद रहता। प्रिया ने अपने हाथ से दरवाजा खोला। दरवाजा खुला तो सामने उसकी नजरों के सामने अजीब दृश्य था। वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसकी आंखों में असमंजस और पीड़ा झलक रही थी। प्रिया ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने केवल एक शब्द कहा, मदद। उस रात प्रिया को लगा कि उसके सामने कोई जादू या भूत नहीं, बल्कि इंसान की पीड़ा है। उसने तुरंत सास और ससुर को बताया, लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी, जो कुछ तुमने देखा है, उसे किसी को मत बताना। ये घर का राज है। इसे छुपाना ही सबसे सुरक्षित है। प्रिया धीरे धीरे उस घर की बंद कमरों और पुराने दस्तावेजों की ओर बढ़ी। उसने जाना कि उसके ससुराल के बड़े भाई की पहली शादी हुई थी और उस शादी में बहुत सच्चाई छुपी हुई थी।
उसकी भाभी, जिसे उसकी सास ने हमेशा अच्छी लड़की कहा, असल में उस घर की एक पुरानी परंपरा की शिकार थी। प्रिया ने कई बार अपने पति को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे चुप रहे। सास ने उसे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। घर के अन्य लोग भी उसे नजरअंदाज करते। धीरे धीरे प्रिया के भीतर डर और अकेलेपन ने जगह बना ली। एक दिन प्रिया ने देखा कि घर का एक बंद कमरा हमेशा ताले में बंद रहता है। उसने फिर से चाबी ढूंढी और अंदर देखा। वहां के दृश्य ने उसका दिल तोड़ दिया। कमरे में इंसानों के निशान नहीं, बल्कि उस कमरे में कैद कई मासूम आत्माओं के चित्र थे। उसे समझ में आया कि इस घर में सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि कई मासूम लड़कियों की पीड़ा छुपी हुई है। फिर प्रिया को एहसास हुआ कि उसकी मौत का कारण यही घर की कठोरता, डर और बंधन था। उसे ये भी पता चला कि घर के लोग किसी को इसकी खबर नहीं देना चाहते थे। उसने अपनी आत्मा को आखिरी बार इस घर की पीड़ा और सच को बाहर भेजने की कोशिश की। ये फ्लैशबैक मेरे मन में इतना स्पष्ट था कि मैं खुद को प्रिया की जगह महसूस कर रही थी। मैं समझ गई थी कि वही आवाज़ें, वही सिसकियां, वही मदद की पुकार मेरे सामने थी। प्रिया ने अपने आखिरी शब्दों में ये संदेश छोड़ा था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे उसे जानने में कितना भी डर क्यों न हो। कैसे प्रिया ने अपने पति को आंखों में आंसू भरकर देखा। उसने कहा, अगर तुम सच को छुपाओगे, तो मेरी आत्मा यहाँ हमेशा कैद रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आत्मा उस कमरे में बंध गई। राजीव और उनकी सास ने मुझे ये सब इसलिए बताया क्योंकि अब मैं उसी उम्र की थी और उनके घर में वही रहस्य सामने आने वाला था। वे चाहते थे कि मैं डर कर पीछे ना हटूं, बल्कि समझकर आगे बढ़ूं। फ्लैशबैक में मैं देख रही थी कि प्रिया ने अपने दिन रात की सारी ताकत घर की परंपराओं और डर से लड़ने में लगा दी थी। उसकी आत्मा ने हर रात आकर सिसकियां भरी ताकि कोई उसे समझे और मदद करे। और अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मुझे समझ में आया कि सच्चाई का सामना करना डरावना हो सकता है, लेकिन इसे छुपाना और दूसरों को धोखा देना और भी खतरनाक है। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं प्रिया की आत्मा की मदद करूंगी, उसका राज सबको बताऊंगी और इस घर की पीड़ा को खत्म करने की कोशिश करूंगी। उस रात के बाद मैंने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचा, मैं नीतू हूं। मैं इस घर के अतीत और रहस्यों का सामना कर सकती हूं। मैं उस कमरे में गई, उस चाबी को उठाया और निर्णय लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। प्रिया की आत्मा मेरे साथ थी और मुझे उसका विश्वास मिला।